आज हम लोग टारगेट बैच में जो कि 6 से 8 चलता है उसमें हमने मैग्नेटिज्म आप लोग को नहीं पढ़ाए थे और मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। मैग्नेटिज्म से नीट में 6 से 7 क्वेश्चन होता है और आईआईटी में 4 क्वेश्चन होता है, इसीलिए इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छा से समझने का कोशिश करेंगे। किसी तरह का परेशानी हो तो आप अपने YouTube पे गूगल फीस क्लासेस जो चैनल हम लोग बनाए हैं उस पे आप मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये परेशानी है, तो हम उस परेशानी को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर में आपको सबसे पहले समझना होगा कि मैग्नेटिज्म है क्या, ये जानना जरूरी है कि आखिर ये मैग्नेटिज्म है क्या। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक के विषय में आप ये भी जानते हैं कि अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन में रहता है और उसको हम जिस किसी फिजिक्स से स्टडी करते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। फिर हमने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट के विषय में अगर किसी वायर से अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है तो पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो करते हैं तो वह किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट को। अब उसी तरीका से हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म का। तो मैग्नेटिज्म कैसे आया, किस तरीका से आया, सबसे पहले इसको आपको समझना होगा। तो इसके लिए हम लोग कुछ कंसेप्ट यहाँ पे दर्शा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि हमने 2 वायर लिए हैं, दोनों वायर एक दूसरे के पैरेलल है। पहला हमने क्या लिए हैं, 2 वायर लिए हैं, दोनों वायर एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों से आई करंट का फ्लो हो रहा है, दोनों से आई करंट का फ्लो हो रहा है। एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है, मास m है, ये इनिशियली रेस्ट कंडीशन में, अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में होता है तो इस चार्ज पार्टिकल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये पहला फिगर है। फिगर सेकंड आप लोग यहाँ देखिए, ये 2 वायर है, दोनों से करंट आई पास कर रहा है और हमने एक चार्ज पार्टिकल को लिए है जिसका चार्ज q है, मास m है। अगर ये चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो ये सम एंगल से डेविएट करते हैं। अगर ये चार्ज पार्टिकल के यहाँ पे फिगर फर्स्ट में ये चार्ज पार्टिकल कैसा है, रेस्ट में है, लेकिन फिगर सेकंड जो आप देख रहे हैं इसमें चार्ज पार्टिकल कैसा है, मोशन में है। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो ये चार्ज पार्टिकल सम एंगल से डेविएट कर रहा है। अगर ये डेविएट कर रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स काम करता है उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक फोर्स के नाम से। तो सिंपल आपको सेट कर लेना है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है और अगर उस चार्ज पार्टिकल को हम किसी करंट फ्लोइंग वायर के पास ले जाते हैं तो वह चार्ज पार्टिकल सम एंगल से डेविएट करता है। तो जो डेविएशन होता है उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के नाम से। किसके नाम से, मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ जो फोर्स डेवलप होगा उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। तो आप लोग सिंपली याद रखिएगा कि एक ऑब्जर्वेशन किया गया है और ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया है कि अगर किसी भी वायर से अगर करंट का फ्लो होता है और अगर करंट का फ्लो हो और वहां पे किसी चार्ज पार्टिकल को मोशन में रखा जाता है तो वह जो चार्ज पार्टिकल सम एंगल से डेविएट करते हैं। तो डेविएशन का वजह क्या है, कोई ना कोई फोर्स है, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हो गया। अब अगर लिखने का होगा तो आप यही लिखेंगे या यही समझ के सेट कर दीजिए दिमाग में कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी यूनिफॉर्म वायर से करंट फ्लो कर रहा है और चार्ज पार्टिकल मोशन में है और चार्ज पार्टिकल के पाथ में जो डेविएशन होता है तो डेविएशन के वजह से वहां पे फील्ड डेवलप होता है
और उसी फील्ड को हम किसके नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के नाम से। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए, जैसे आपको समझना होगा फील्ड के विषय में, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी के नाम से जानते हैं, बी के नाम से वेक्टर बी। मैग्नेटिक फील्ड है ये वेक्टर बी। अब ये दो तरह के होते हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड। सबसे पहले इनवर्ड नॉर्मल और दूसरा हो गया आउटवर्ड नॉर्मल। इनवर्ड नॉर्मल और आउटवर्ड नॉर्मल, इनवर्ड नॉर्मल और आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी जो है ये दो तरह का होता है, इनवर्ड नॉर्मल और आउटवर्ड नॉर्मल। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, इनवर्ड क्या होता है और आउटवर्ड क्या होता है? इनवर्ड क्या होता है और आउटवर्ड क्या होता है? इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों को समझना होगा। देखिए, इनवर्ड अंदर जो रहेगा, जैसे मान लीजिए एक सिंपल समझिए, उधर से कोई तीर चला रहा है तो तीर किधर जाएगा? अंदर की तरफ। और उधर कोई ऑब्जर्वर है, जैसे मान लीजिए यहां पे एक ऑब्जर्वर है, जैसे मान लीजिए ये तीर है, ये तीर है। ये अगर यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, ये मेन है, बोर्ड है तो परेशानी हो रहा है। तो अगर मान लीजिए अगर ये आदमी में इसको देखना चाहेगा तो ये क्या दिखाई देगा? क्रॉस। क्या दिखाई देगा? क्रॉस। तो इनवर्ड को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? क्रॉस के नाम से। तो इनवर्ड पीरियड हो गया। इनवर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा किस सिंबल से? क्रॉस सिंबल से। लेकिन वही आउटवर्ड की बात करेंगे, जैसे तीर चलाते हैं, मान लीजिए हम यहां से तीर चलाएंगे तो अंदर चला जाएगा तो हमें क्या दिखाई देगा? क्रॉस दिखाई देगा। तो इनवर्ड नॉर्मल का मतलब होता है क्रॉस। इनवर्ड नॉर्मल का मतलब क्रॉस। और आउटवर्ड नॉर्मल की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां से ये तीर चला और ऑब्जर्वर अब अगर आगे है, ऑब्जर्वर यहां पे है, यहां पे ऑब्जर्वर है, तो इसको क्या दिखाई देगा? डॉट। तो डॉट का मतलब हो गया आउटवर्ड नॉर्मल। तो क्रॉस और डॉट क्लियर हो गया। इनवर्ड नॉर्मल रहेगा तो उसको किसके नाम से जानते हैं? क्रॉस के नाम से। आउटवर्ड नॉर्मल हो गया तो उसको किसके नाम से जानते हैं? डॉट के नाम से। इनवर्ड नॉर्मल को हम लोग क्रॉस के नाम से जानते हैं और आउटवर्ड नॉर्मल को हम लोग डॉट के नाम से जानते हैं। फिर इसी तरीका से अगर मान लीजिए आपको ये भी समझना हो, दूसरा एक वे और भी है,
एक वायर ली है, इस वायर से करंट मान लीजिए ऐसे जा रहा है, तो आप करिएगा क्या कि अपने दाहिने हाथ के चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन में रखिएगा। अपने दाहिने हाथ के चारों उंगली या स्क्रू, इसको हम स्क्रू रूल भी कर सकते हैं, स्क्रू रूल। अब देखिए स्क्रू रूल होता क्या है, कैसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्क्रू की बात करते हैं, तो स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे, इधर घुमाइएगा करंट के फ्लो के डायरेक्शन में घुमाइएगा तो स्क्रू क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, और जब ऐसे करते हैं तो बाहर की तरफ आता है। तो इनवर्ट की जब बात करते हैं, आप सिंपली समझिए, छोड़िए स्क्रू पर, आप अपने दाहिने हाथ के चारों उंगली को ऑलवेज करंट के फ्लो के डायरेक्शन में दीजिएगा, और ये थंब जो है ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। जैसे हम सिंपली समझा रहे हैं कि ध्यान से समझो, करंट को हम दिए इस डायरेक्शन में, ऐसे घुमाए तो ये थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, किधर, अंदर की तरफ। इसीलिए इसको हम किसके नाम से जानते हैं, क्रॉस के नाम से। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अपने सबसे पहला काम क्या है कि अपने दाहिने हाथ को सेलेक्ट करिएगा, किसको, दाहिने हाथ को सेलेक्ट करेंगे, दाहिने हाथ ले लिए। अब क्या करना है कि जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, उस डायरेक्शन में आप अपने दाहिने हाथ के चारों उंगली को घुमाइएगा। जब घुमाइएगा तो ये थंब जो है, ये जो मोटा फिंगर है जिसको थंब कहते हैं, यही थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो देखिए जैसे इसे घुमा रहे हैं हम, तो ये किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको हम किसके नाम से जानते हैं, इनवर्ट। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ये इनवर्ट हो गया, अंदर की तरफ जा रहा है, इनवर्ट, नॉर्मल। लेकिन अगर हम इसका बात करते हैं, देखिए ध्यान, अब अगर यही करंट इस तरफ जा रहा है मान लीजिए, अब देखिए अगर इसको घुमाते हैं तो ये किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ जाएगा तो इसको हम किसके नाम से जानेंगे, डॉट के नाम से। तो इसको कहेंगे आउटवर्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। अगर इनवर्ट की बात करते हैं तो अपने दाहिने हाथ के चारों उंगली को आप करंट के डायरेक्शन में घुमाएंगे, और ये थंब जो है वह रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। और अगर मान लीजिए हम यहाँ पे भी देखेंगे तो अपने दाहिने हाथ के चारों उंगली को घुमाइएगा, और ये किधर है, बाहर की तरफ, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आउटवर्ड। तो इनवर्ट और आउटवर्ड क्लियर हो गया। पहला काम क्या है कि अपने राइट हैंड के चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन में घुमाएंगे, यानी कर्ल करेंगे। उसके बाद हम जो है ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो नोट करके अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप लोग। सबसे पहला है कि नोट करके आप लोग इसको देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। हम लिख देते हैं आप लोग के लिए नोट करके। किस हैंड का यूज करते हैं हम लोग, राइट हैंड का। यूजिंग राइट हैंड, राइट हैंड, using right hand, using right hand, all four finger is taken, is कर्ल, कर्ल का हिंदी होता है घुमाना, towards
श्वास का मतलब केवल होता है श्वास, द फ्लो ऑफ current, flow of current, direction. Then हम represent the direction of magnetic field. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करना है तो इसके लिए हम सबसे पहले किस हैंड का यूज करते हैं? राइट हैंड का। दाहिना हाथ जिसको करते हैं आप लोग, तो हमें लिखे हैं सबसे पहला काम है कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाना होता है तो दिखाने के लिए सबसे पहला काम है अपने दाहिने हाथ के चारों उंगली को किसके डायरेक्शन में घुमाइएगा? करंट के फ्लो के डायरेक्शन में। किसके तरफ? करंट के फ्लो के डायरेक्शन में। और ये जो थंब होगा यही रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। बहुत सारे बुक में बहुत चीज सब लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं ये शॉर्टकट कॉन्सेप्ट है। ये कभी क्योंकि हाथ आपके पास होता है और ये कॉन्सेप्ट कभी मिस नहीं करने देता है किसी भी डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। इसीलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड के अगर हमें डायरेक्शन को फाइंड करना हो तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम अपने दाहिने हाथ के चारों उंगली को करंट के फ्लो के डायरेक्शन में घुमाएंगे और ये थंब जो है ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो हमें ये लगता है कि किसी को किसी तरह का कोई भी परेशानी अब होगा क्योंकि हमने सभी कॉन्सेप्ट इसके रिलेटेड समझा दिए। अब आपको समझना होगा मैग्नेटिक फोर्स के विषय में। मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू है ये कब मिलता है? जब किसी चार्ज को हम मोशन में रखते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के विषय में। मैग्नेटिक फोर्स जिसको हम लोग Fb के नाम से जानते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको ये समझना है कि मैग्नेटिक फोर्स का हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स के वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहला काम क्या है कि चार्ज पार्टिकल यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या कोई भी चार्ज पार्टिकल हो वह कैसा होना चाहिए? मोशन में। कैसा? मोशन में। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है और वहां पे जो फोर्स डेवलप होते हैं उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फोर्स के नाम से। व्हेन चार्ज पार्टिकल are in motion. When charged particles are in motion, then force is observed
is observed is known as magnetic force. Magnetic force. अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो वहां पे एक फोर्स, क्योंकि आपको पता है हम बात कर रहे हैं मैग्नेट फील्ड से, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में रहता है कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड में, कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड में, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पे एक फोर्स डेवलप करता है और उसी फोर्स को हम किसके नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक फोर्स के नाम से। जैसे सिंपली आपको समझ जाना होगा, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। Fb का सिंपल वैल्यू होगा Q इंटू V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B। ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात किया है तो Q इंटू V क्रॉस B। क्लियर हो गया। अगर कोई पूछ देगा आपसे कि बताइए मैग्नेटिक फोर्स है क्या, तो सिंपल याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होता है Q इंटू V क्रॉस B। Q हो गया चार्ज पार्टिकल, लिख भी देते हैं, वेयर Q बराबर चार्ज, V हो गया वेलोसिटी और B हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और अभी तो जानते हैं आपको मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का सिंपल फॉर्मूला होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ वैल्यू है Q इंटू V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B, जहाँ पे Q चार्ज हो गया, V वेलोसिटी हो गया और B मैग्नेटिक फील्ड हो गया। Q क्या हो गया चार्ज, V क्या हो गया वेलोसिटी और B आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो अब अगर इसको हम एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं तो देखिए ध्यान से क्या होगा इसका वैल्यू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q V B sin थीटा, Q V B sin थीटा इंटू एन कैप। तो अगर कोई मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आपसे पूछेगा वेक्टर के फॉर्म में, तो आप सिंपली याद रखिएगा कि वेक्टर के फॉर्म में इसका वैल्यू होता है Q V B sin थीटा इंटू एन कैप, Q V B sin थीटा इंटू एन कैप। अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू तो इसका सिंपल वैल्यू होता है Q V B sin थीटा एन कैप। यहाँ पे आपको ये समझना है कि एन कैप क्या है। एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है। एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को। क्लियर हो गया। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को। वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर whose represent the direction
ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हो गया? अगर कोई पूछ देगा कि बताइए मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू वेक्टर के फॉर्म में क्या होता है, तो सिंपल याद रखिएगा QVB sin थीटा इनटू n कैप, QVB sin थीटा इनटू n कैप, जहां पे n कैप एक यूनिट वेक्टर है। n कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है किसके डायरेक्शन को? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। किसके डायरेक्शन को? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। अब हम बात करते हैं यहां पे V और V के बीच के एंगल का। अगर इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर आप लोग लिखते हैं, इसको किसके फॉर्म में लिखना चाहते हैं? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहां पे सिर्फ होगा इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो नॉट लगा दीजिए। ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका सिंपल वैल्यू होगा QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। अगर कोई आपसे पूछेगा कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सिंपल याद रखिएगा QVB sin थीटा, QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। अब जैसे मान लीजिए आप लोग जानते हैं यहां पे कि V और V के बीच का एंगल होना चाहिए। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका वेलोसिटी, ये V हो गया और ये V हो गया, और यहां पे इसके बीच का एंगल आपको थीटा होगा। देखिए ध्यान से, ये V मैग्नेटिक फील्ड है, ये V वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये V वेलोसिटी है, और इसके बीच का एंगल क्या है? थीटा। अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स का, तो ये एक प्लेन है, V और V एक प्लेन को फॉलो करता है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, ये थीटा डिग्री के एंगल पे, और जो इसका रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट आपको मिलेगा, रिजल्टेंट हमेशा इंडिविजुअल वेक्टर पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? रिजल्टेंट जो होते हैं, यहां पे इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स है Fb, ये है आपका मैग्नेटिक फोर्स Fb। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है इस दोनों पे क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। तो कोई आपसे पूछ देगा कि बताइए कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स क्या होता है, तो आप सिंपल याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड पे भी फोर्स परपेंडिकुलर होता है और वेलोसिटी पे भी ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये हुआ, यहां पे हम लिख देते हैं, ये जो है परपेंडिकुलर है किस पे? वेलोसिटी पे। ये जो मैग्नेटिक फोर्स जो है वह परपेंडिकुलर है किस पे? मैग्नेटिक फील्ड पे। और मैग्नेटिक फोर्स जो है वह पैरेलल भी होता है किसके? तो वह पैरेलल होता है किसका? रिजल्टेंट ऑफ V क्रॉस B, रिजल्टेंट ऑफ V क्रॉस B। तो सिंपल याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वह परपेंडिकुलर होता है किस पे? वेलोसिटी पे। मैग्नेटिक फोर्स जो है वह परपेंडिकुलर होता है किस पे? मैग्नेटिक फील्ड पे। और मैग्नेटिक फोर्स जो है वह पैरेलल होता है किसके? ये पैरेलल के साथ को रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट ऑफ V क्रॉस B। अगर हम इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो देखिए ध्यान से, FB को अगर डॉट कर दिया जाए इसके साथ, तो वेलोसिटी के साथ, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? 0, क्योंकि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। इसी तरीका से अगर मैग्नेटिक फोर्स को हम किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ डॉट करते हैं, तब पर भी इसका वैल्यू क्या होता है?
समझिएगा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वह परपेंडिकुलर होता है किस पे, वेलोसिटी पे। मैग्नेटिक फोर्स जो है वह परपेंडिकुलर होता है किस पे, मैग्नेटिक फील्ड पे। और मैग्नेटिक फोर्स जो है वह पैरेलल होता है रिजल्टेंट ऑफ V क्रॉस B पे। रिजल्टेंट ऑफ V क्रॉस B पे वह ऑलवेज क्या होते हैं, पैरेलल होता है। इसीलिए जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर कर लीजिए। अब हम एक और स्टेप इसमें समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जैसे तो क्या आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होता है Q इंटू V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होता है Q इंटू V क्रॉस B। इफ या वेन जब चार्ज का वैल्यू 0 होगा तो निश्चित है फोर्स भी 0 होगा। जब चार्ज का वैल्यू 0 होगा तो फोर्स भी 0 होगा। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी 0 होगा तब पर भी ये 0 होगा। ये सब लेस इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा तब पर भी ये 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका चार्ज 0 होगा तब पर भी फोर्स 0 होगा, या तो वेलोसिटी 0 होगा तब पर भी 0 होगा, या तो फील्ड 0 होगा तब पर भी 0 होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इसको समझना जरूरी है। बार-बार बेस इंपॉर्टेंट है, इसका कोई उतना वजूद नहीं है कि अगर चार्ज 0 है तो फोर्स 0 होगा, अगर वेलोसिटी 0 है, कोई एक वेक्टर इसमें 0 कर दिया जाए तो निश्चित इसका रिजल्टेंट भी 0 होगा। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझना होगा कि अगर मान लीजिए यहां पे व्हेन, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछता है व्हेन V पैरेलल टू B। इसका मतलब है कि दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 0। अगर V और B एक दूसरे का क्या है, पैरेलल। यहां पे व्हेन V पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर V और B एक दूसरे के पैरेलल होगा तो निश्चित है यहां पे फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0। जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, जैसे यहां पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, तो निश्चित सेट करिए दिमाग में आप लोग कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 0। जैसे फिगर के थ्रू समझा रहे हैं। मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका। अब यहां
पे एक चार्ज पार्टिकल को रखिए, चार्ज पार्टिकल क्यों है मास m, ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, तो v वेलोसिटी से। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल क्या है, मोशन में है, लेकिन जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये वेलोसिटी भी है। तो यहाँ पे अगर कोई पूछेगा तो ये निश्चित यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो निश्चित फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केस सेकंड, केस सेकंड कि मान लीजिए V और V एक दूसरे का एंटी पैरेलल होता है, when V and V makes an angle makes an angle थीटा बराबर 180 डिग्री। अगर V और V एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। क्या है, एंटी पैरेलल। जैसे देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका V, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है और मास m, ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। अगर v और v एक दूसरे के या तो पैरेलल हो या तो 180 डिग्री का एंगल बनाता हो, तो यहाँ पे भी अगर कोई पूछेगा आपसे मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या कहिएगा, 0। इसका सिंपल मीनिंग ये हो गया कि अगर चार्ज पार्टिकल और वेलोसिटी अगर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं या एंटी पैरेलल होते हैं, या तो पैरेलल होता हो या एंटी पैरेलल होता हो, तो निश्चित मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। किसके बराबर, 0 के बराबर। फिर इसी तरीका से जो तीसरा केस है वह इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो केस है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए केस का क्या है कि अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड V and V are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। अगर एक दूसरे के क्या हैं, ये परपेंडिकुलर। अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब क्या होगा। तो आप सर्कुलर मोशन के विषय में पढ़े होंगे, जब फोर्स पढ़ा रहे थे उस समय में भी आप लोग को पढ़ाए थे कि अगर कोई दो परपेंडिकुलर होता है तो निश्चित उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। कैसा होगा, सर्कुलर। तो सिंपली यहाँ पे ये भी याद रखना है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तो इसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। कैसा होगा, सर्कुलर। तो यहाँ पे हम एक बना देते हैं, फिगर के थ्रू समझाने का कोशिश करते हैं। ध्यान में यही रखिएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर
इसका निश्चित सर्कुलर पाथ होगा। ये सर्कुलर पाथ हो गया क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। मान लीजिए यहाँ पे अगर V और B, मान लो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्रॉस है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए ये हो गया चार्ज पार्टिकल, चार्ज q मास m, वेलोसिटी v हो गया। तो देखिए अगर इसकी बात करते हैं तो अभी फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। तो आप अभी फिलहाल इतना याद रखिएगा कि फोर्स और वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड V, ये अंदर के तरफ है, और वेलोसिटी ये z एक्सिस पे और वेलोसिटी किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे। ध्यान में यही रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे z एक्सिस पे है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, z एक्सिस, इनवर्ड है यानी माइनस z एक्सिस के तरफ है, इधर है माइनस z एक्सिस के तरफ है, और वेलोसिटी y एक्सिस पे है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। इसीलिए यहाँ पे फोर्स का इसका पाथ जो होगा वह कैसा होगा, सर्कुलर। तो सेट हो गया आप लोग को। ये 3 केस था और तीनों केस को हमने समझाने का कोशिश की है कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अब अगला क्लास में हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे। आप लोग जितने भी स्टूडेंट है टारगेट के या जो नहीं भी पढ़ रहे हैं उसको भी बता दीजिएगा कि सर मैग्नेटिज्म का क्लास लेना स्टार्ट कर दिए हैं। मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, टाइम भी नीट का बढ़ चुका है। आप लोग को पता होगा कि 26 जुलाई को आपका एग्जाम है, इसीलिए हमने भी सोचे कि जितना हो सकता है अच्छा से अच्छा आप लोग को समझाया जाए, ताकि नीट में और जेईई मेंस का जो एग्जाम है 19 जुलाई से आपको 23 जुलाई के बीच में लगातार होगा। इस बीच में सभी का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, इसका मतलब 15 जुलाई तक आप लोग को पढ़ने का वक्त मिला है। आप लोग 80 डे है, इसका यूटिलाइज सही डायरेक्शन में करिएगा और अगले क्लास में इसके आगे हम